जंगे आज़ादी में मुस्लिम समाज के योगदान के ऊपर बहुत गहरा अध्ययन करने वाले श्री राघव शरण शर्मा जी आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। मैं श्री राघव जी से आग्रह करूँगा कि आप ने जो पूरा का पूरा अपना अध्ययन किया है और उसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है, तो आप बताएं कि ये जो भारत का इतिहास लिखा गया है, इसमें जो जंगे आज़ादी में मुस्लिम समाज का योगदान रहा है, उसके संबंध में क्या न्यायपूर्ण तरीके से लिखा गया है या एक घोर उपेक्षा की दृष्टि से सारी बात लिखी गई है, और भारत में राजनीति में जो पूरा का पूरा सांप्रदायिकता का जो पूरा पुट आया है और एक घालमेल हुआ है, ये किन कारणों से हुआ है, ये इस पे यदि आप प्रकाश डालेंगे तो संवाद फिल्म्स इंडिया के जितने भी दर्शक हैं वे इस सब से बहुत लाभान्वित होंगे। ऐसा ख्याल है कि आज़ादी की लड़ाई में मुस्लिम समाज दुमछल्ला ऐसा रहा, पिछलग्गू ऐसा रहा, और यह लड़ाई मुख्यतः हिंदुओं के तरफ से लड़ी गई और मुस्लिम लोग पाकिस्तान के मांग के लड़ाई में शरीक रहे या आज़ादी की लड़ाई में भाग भी लिए तो वे बगल बच्चा बन के रहे या दुमछल्ला बन के रहे, पिछलग्गू बन के रहे, उनका मुख्य रोल नहीं रहा। लेकिन जब इतिहास को ईमानदारी से हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि ऐसा बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। ऐसा क्यों? आज़ादी की लड़ाई के शुरुआत का कट ऑफ लाइन क्या होगा यह कह पाना तो मुश्किल है, मगर जिस समय पलासी में अंग्रेज आए, ठीक उसी काल में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में त्रिपुरा में शमशेर गाजी का विद्रोह हुआ। उसी समय बंगाल में फकीर विद्रोह हुआ जिसमें मजनू शाह नायक हुए। त्रिपुरा के विद्रोह में शमशेर अली नायक हुए। तो मुस्लिम समाज 18वीं शताब्दी में संदीप के विद्रोह में, चटगांव के विद्रोह में, त्रिपुरा के विद्रोह में और बंगाल के फकीर विद्रोह में लीड रोल अदा किए, जिसमें शमशेर गाजी और मजनू शाह नायक बनकर के उभरे। फिर इसके बाद आप देखें 18वीं सदी के लड़ाई के बाद जब गदर पार्टी की स्थापना हुई और बाहर राजा महेंद्र प्रताप अप्रवासी सरकार की स्थापना की है, तो उनका प्रधानमंत्री बरकतुल्ला खां थे। और कई देशों में अमेरिका, यूरोप जाकर के, भारत के बाहर जाकर के और भारत में आज़ादी की लड़ाई को गति देने के लिए अस्थायी सरकार बनाए। तो वहाँ भी मुस्लिम का रोल आप आगे देखेंगे। फिर कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेता में आप देखें कि अब्दुल गफ्फार खां और हकीम अजमल खां और M.A. अंसारी और मौलाना आज़ाद, बाद में हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, बहुत बड़े बड़े मुस्लिम नेता कांग्रेस में थे। रफ़ी अहमद किदवई। तो कांग्रेस में भी मुस्लिम नेता इज्जत से थे और बलिदानी भूमिका में थे। अब्दुल गफ्फार खां की विशेषता यह रही कि उन्होंने जब हिंसा को स्वीकार कर लिया और तलवार को रख दिया, तो फिर पठानों ने तलवार उठाया नहीं, अहिंसा को अंत तक वो मानते रहे और आज़ाद पाकिस्तान में भी वो जेल में रहे। गांधी जी के साथ ऐसा नहीं रहा। गांधी जी के लिए अहिंसा हथियार रहा, मैटर ऑफ कन्वीनियंस रहा, मैटर ऑफ कन्विक्शन नहीं रहा। लेकिन गफ्फार खां के लिए अहिंसा मैटर ऑफ कन्विक्शन रहा। उन्होंने जब एक बार हथियार रख दिया तो फिर रख दिया, उठाया नहीं, और अंत तक अंग्रेज सरकार से भी लड़े और पाकिस्तान के हुक्मरान से भी लड़ते रहे। इसी ढंग से आप देखेंगे कि जो खिलाफत आंदोलन है उसके कुल प्रसिद्ध नेता मोहम्मद अली, शौकत अली, सब मुस्लिम ही थे। और वो मुस्लिम के आने से 20 और 22 वाले असहयोग आंदोलन में गति आया, ताकत आया, बल आया और मुसलमान एकजुट होकर के उसमें साथ दिए। फिर मोपला के किसान आंदोलन में भी देखे कि मुस्लिम आगे थे। वहाँ जमींदार और मजदूर का संघर्ष चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों के षड्यंत्र से हिंदू मुस्लिम दंगा में बदल गया और कुछ उसमें क्रिमिनल एलिमेंट भी आ गए
और जब क्रिमिनल एलिमेंट आ गए और अंग्रेज दमन के लिए आए तो कुछ हिंदू जमींदारों ने उनका साथ दिया, तो मुस्लिमों के मन में संदेह हो गया, तब वो सांप्रदायिक दंगा में बदल गया। एक जब हिंदू जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया और दूसरा जब क्रिमिनल लोग उसमें आ गए। फिर इसके बाद आप देखें कि बिस्मिल के साथ अशफाकुल्ला खां फांसी पड़ रहे हैं। अशफाकुल्ला खां को कितनों अंग्रेज ललचाए कि डीएसपी बना देंगे, क्या करेंगे, लेकिन वो टूटे नहीं, बिस्मिल के साथ साथ फांसी पर पड़े। इसी ढंग से जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई सब में आप देखेंगे कि मुसलमान कहीं भी दुमछल्ला नहीं है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के भी संस्थापक मुस्लिम हैं, कुंवर मोहम्मद अली अशरफ। कम्युनिस्ट पार्टी के भी संस्थापक मुजफ्फर अहमद और बंगाल के नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम, वो दोनों हैं। और सोशलिस्ट पार्टी में भी बहुत बड़े नेता यूसुफ मेहर अली हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी में, सोशलिस्ट पार्टी में, छात्र सभा में, मजदूर सभा में, हर जगह आप पाएंगे कि मुस्लिम समाज लीड रोल में। किसान आंदोलन में भी मंजर अली और हयात चांद बड़े नेता थे। हयात चांद छोटे जमींदार पृष्ठभूमि से थे और उनको सिखाने के लिए 3 नौकर रहते थे। घुड़सवारी सिखाता था, एक राइफल से निशानेबाजी सिखाता था। और इतने सुख सुविधा में पले रहने वाले आदमी दाना दाना के लिए मुहताज हो गया। सारी संपत्ति आज़ादी की लड़ाई में झोंक दिए। 1857 के लड़ाई में आप 1000 लिस्ट दिल्ली में फांसी पाने वाले का अगर उठाएंगे तो पाएंगे कि 99% उसमें मुस्लिम थे। 1930 के विद्रोह में पेशावर के, जिसमें चंद्र सिंह गढ़वाली गोली चलाने से इनकार कर दिया और गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा कि इसने अनुशासन तोड़ा है, इस पर कार्रवाई करें, और नौकरी से निकाल दिए गए। उस लड़ाई में भी पठान लोग अपने अहिंसा को नहीं छोड़े, शांतिपूर्व 32 में भी भारी संख्या में शरीक हुए, 42 के आंदोलन में भी भारी संख्या में शरीक हुए। प्रगतिशील लेखक संघ में भी आप देखें सजाद जहीर, रश्मि जहां, फैज अहमद फैज, सब मुस्लिम थे और बहुत से नाम हैं, अधिकांश मुस्लिम थे। तो मुस्लिम समाज आज़ादी की लड़ाई में कहीं पीछे नहीं रहा, लेकिन इस ढंग से किसी ने उन्हें चित्रित नहीं किया, साइड ट्रैक हो गए। फिर जिन्ना के भी बारे में गलतफहमी रही। जिन्ना 20 में गांधी जी को मना किए नागपुर अधिवेशन में कि हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मौलानाओं को इसमें शरीक न करें, मगर गांधी जी न माने और टर्की के खलीफा के पक्ष में यहाँ आंदोलन शुरू हो गया। और जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा शाही को ख़त्म कर दिया टर्की में, तो यहाँ खिलाफत का आधार खत्म हो गया, वो आंदोलन भी स्वतः खत्म हो गया। मगर उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि धर्म का राजनीति में प्रवेश हो गया। और धर्म का राजनीति में प्रवेश हो गया तो अंग्रेजों ने सावरकर को अंडमान से छोड़ करके हिंदू महासभा के गठन कराया और फिर इस तरह से हिंदू फैक्टर मुस्लिम फैक्टर को सामने लाके डिवाइड कर दिया लड़ाई को। मगर जिन्ना उस समय भी राष्ट्रवादी बने रहे। इन पर किताब है सरोजनी नायडू की, लॉर्ड सैतानंद सिन्हा की। जिन्ना अपने को उत्तराधिकारी समझते थे दादा भाई नौरोजी का, उनके जूनियर थे। फिरोज शाह मेहता का उनके भी जूनियर थे। और बाल गंगाधर तिलक से उनकी गहरी आत्मीयता थी, उनके भी पीए के रूप में काम कर चुके थे। और जब फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक राजनीतिक रंगमंच से विलोपित हो गए मृत्यु के अवसान के कारण, तो जिन्ना स्वाभाविक तौर पर सोचते थे कि तब हम ही इसके आगे नेता होंगे। तो एक राष्ट्रवादी मुसलमान का किस तरह से संप्रदाय की राजनीति में परिवर्तन हुआ, किस तरह से उस संप्रदाय की राजनीति में आए, वह परिस्थितियां कौन सी थी, इस पर किसी ने विचार नहीं किया। इसी ढंग से क्रांतिकारी सावरकर किन परिस्थितियों में हिंदू संप्रदायवादी हो गया, तो जिन्ना ने मुस्लिम संप्रदायवाद और सावरकर ने हिंदू संप्रदायवाद किन परिस्थितियों में विवश होकर के, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जिन्ना चाहते थे कि कांग्रेस राष्ट्रवादी ढंग से चले, मगर गांधी जी ने
सवा मन सूत काटो तो कांग्रेस में रहो। अब उतने बड़े बैरिस्टर को इतना समय नहीं था कि सूत काटते, इस बहाना से कांग्रेस से निकाल दिया। तब भी वो लंदन में चले गए प्रैक्टिस करने, और जितने मौलाना गांधी जी के साथ थे वही मौलाना गए लंदन से उनको ले आए, ला करके मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाए। तब भी उनके दिमाग में पाकिस्तान की बात नहीं थी। उनके दिमाग में था इंडिया यूनाइटेड हो, सेंटर के पास कम पावर रहे, प्रांत ऑटोनोमस हो, स्वायत्त हो, और संयुक्त भारत हो, अखंड भारत हो। इस पर कैबिनेट मिशन प्लान में नेहरू और लियाकत अली के दस्तखत भी हो गए, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसको स्वीकार कर ली। लेकिन स्वीकार हो जाने के बाद गांधी जी के सलाह पर नेहरू ने संशोधन दिया, और संशोधन के चलते ऐसा हुआ कि असम बंगाल से अलग हो सकता है। तो जिन्ना ने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो, इंडिया यूनाइटेड रहेगा, 3 ग्रुप रहेंगे, मुस्लिम मेजोरिटी पश्चिम के अलग, हिंदू मेजोरिटी के अलग, और कंपोजिट मेजोरिटी, कंपोजिट आबादी का एक साथ। तो जब असम बंगाल से अलग हो सकता है तो फिर पाकिस्तान अलग क्यों ना हो सकता है उसी तर्क से। चाहे तो पूरा मानो, चाहे तो पूरा रिजेक्ट करो, संशोधन न हम दे न तुम दो। इसी पर बात टूट गई, और फिर राइट का सिलसिला शुरू हो गया, और अंत उसका विभाजन में हुआ। तो जिन्ना बिल्कुल पाकिस्तान के समर्थन में थे, ये पक्का पक्की नहीं कहा जा सकता था। वो पाकिस्तान वाली बात केवल दबाव डालने के लिए थी। वो तो यूनाइटेड इंडिया पर एग्री कर चुके थे कैबिनेट मिशन में, लियाकत अली के दस्तखत भी हो गए थे। तो जिन्ना को भी ठीक ढंग से नहीं रखा गया। इसी ढंग से शेख अब्दुल्ला बहुत बड़े किसान नेता थे, और शेख अब्दुल्ला इसी आशा में भारत के साथ हुए कि भारत जमींदारी का उन्मूलन करेगा, और डोगरा जमींदार जाएंगे, और गरीब मुसलमान जो रियाया है उनके हाथ में जमीन आएगी। तो इस समझौते के तहत वो भारत के साथ रहे, जिन्ना के साथ नहीं रहे। लेकिन जब भारत सरकार के तरफ से केंद्रीयता बढ़ने लगा, समझौता तोड़ा जाने लगा, और संविधान में कश्मीर के परिवर्तन होने लगा, और अमेरिका की भी सह हो गई कि कश्मीर को अलग कर दें, साम्राज्यवाद की सह हो गई, तो उस परिस्थिति में फिर वो भी किनारा हो गए। लेकिन मुस्लिम समाज हर जगह, आज़ाद हिंद फौज में भी देखे, शहनवाज खां, हबीबुर रहमान, बड़े लीडर जो आज़ाद हिंद फौज के थे मुस्लिम ही समाज के थे। फिर अंतिम जो नौसेना का विद्रोह हुआ, जिसके चलते अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा, उसके भी लीडर एसएम खान मुस्लिम समाज के थे। तो मुस्लिम समाज कहीं भी दुमछल्ला या पिछलग्गू के रोल में नहीं रहा। वो सब जगह बराबर के साथ, या कहीं लीड लेके, या कहीं साथ साथ, वो हर जगह नजर आते हैं। मुसलमानों की बात को ढंग से नहीं रखा गया, तो इसमें मुस्लिम एक तरफा इतिहास हो जाता है, बैलेंस इतिहास रहा नहीं। क्रांतिकारी आंदोलन में भी पहला मुसलमान लेखिका मुस्लिमें है 18वीं शताब्दी में, जो लिखा गया उपन्यास मुस्लिम है। तो मुस्लिम बिल्कुल जाहिल, दकियानूस और पर्दा वाले जमात है। रस्मा जहां, जोहरा बेगम, बिमला फारूकी, ये सब हैं। मेहरुनिसा परवेज जो कृष्णचंद्र के साथ रहती थी लेखिका, तो ये सब प्रगतिशील दृष्टिकोण के थे, कोई दकियानूसी नहीं थे, और कंधा से कंधा मिला करके लड़े। लेकिन उनका सही चित्रण हम लोग इतिहास में ढंग से नहीं रखे। इतिहास की पुस्तकों से एसएम खान भी गायब है, बरकतुल्ला खां भी गायब है। 1857 के दिल दिमाग मिजाज जनरेटर अमानुल्लाह खां, अहमद साहब भी इतिहास की किताब से गायब है। तो उनका प्रमुख रोल जहाँ रहा, हम लोग जो इतिहास लिखे, बारी शाह, पीर अली, इतने बड़े योद्धा मुस्लिम समाज ने पैदा किए समय समय पर, लेकिन इतिहास की किताबों से गायब है। कोई सार्जेंट को मारा तो मशहूर हो गया, अंग्रेज सार्जेंट को, और वायसराय को मारा, शेर अली, अंडमान निकोबार में लॉर्ड मेयो को, कहीं इतिहास की किताब में जिक्र भी नहीं। तो हम लोग इतिहास लिखने में इस तरह का कुछ संकीर्ण रवैया अपनाए हैं, और इसको ठीक कर लें तो भारत का इतिहास मुकम्मल हो जाए।